नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पुराने वर्षों की वार्षिकी पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। ये चर्चा में क्यों है? जुलाई 2016 में राष्ट्रपति ने बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 को सहमति दी थी। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम लेने और 18 वर्ष तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में काम पर लेने पर रोक के लिए प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। इस संशोधित अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व में 83 खतरनाक व्यवसायों में काम पर रोक तक सीमित था। यह कानून 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाता है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के संदर्भ में संशोधन विधेयक जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की 3 व्यापक श्रेणियों की सूची की ओर इंगित करता है, जिनका यथासमय विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत है खनन, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ, खतरनाक प्रक्रियाएं, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा संज्ञेय अपराध का प्रावधान है। इसमें पूर्व के प्रावधानों के अनुसार 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 माह से 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इस संशोधन अधिनियम में सज़ा को और सख्त करते हुए 20,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही पहली बार अपराध होने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा का भी प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी बार अपराध के मामले में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सज़ा का भी प्रावधान प्रस्तावित है। बचपन बचाओ आंदोलन जैसे प्रतिष्ठित एनजीओ से विचार विमर्श कर लाए गए इस कानून में बच्चों के कल्याण और उनके कौशल विकास पर भी जोर दिया गया तथा इससे राज्य सरकारों को भी जोड़ा जाएगा। इस कानून में बच्चों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कोष निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे पहले ही स्थापित किया जा चुका है। लाभ। इस अधिनियम को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 से भी जोड़ा जाएगा। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, जो आर्टिकल 21A का पार्ट है। इस अधिनियम को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 से भी जोड़ा गया है। बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की सहायता कर सकते हैं। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO समझौतों के प्रावधानों के अनुरूप है। कठोर सजा एवं जुर्माने के प्रावधान होने से इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। अगला टॉपिक है चर्च के तलाक को कानूनी मान्यता नहीं। चर्चा में क्यों है? जुलाई 2016 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चर्च अदालतों द्वारा तलाक पर दिए गए निर्णय को कानूनी वैधता नहीं होगी। प्रमुख बिंदु। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय में चर्च अदालतों के द्वारा तलाक के मामले में दिए गए फैसले को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। पीठ के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति चर्च से दिए गए तलाक के फैसले के बाद दोबारा विवाह करेगा तो ऐसे विवाह को कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। क्या था मामला? सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया था कि चर्च से मिले तलाक पर सिविल कोर्ट की मुहर आवश्यक ना हो। याचिका में कहा गया कि ईसाइयों के धर्म विधान के अनुसार कैथोलिक चर्च की धर्म अदालत में पादरी द्वारा तलाक और अन्य डिक्रियां दी जाती हैं, लेकिन इस तलाक की डिक्री के बाद जब कुछ लोगों ने दूसरी शादी कर ली तो उन पर बहुविवाह का मुकदमा दर्ज किया गया। सरकार का पक्ष। सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए यह स्पष्ट किया कि याचिका की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और तलाक अधिनियम 1869 पहले से लागू हैं। चर्च से तलाक पर सिविल कोर्ट की मुहर के मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में तलाक अधिनियम लागू होने एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी वैधानिकता की प्राप्ति होने के कारण इसमें परिवर्तन वर्तमान में संभव नहीं है। बलात्कार पीड़िता का गर्भापात अवधि में बढ़ोतरी या वृद्धि
अगला टॉपिक है हमारा बलात्कार पीड़िता की गर्भपात अवधि में बढ़ोतरी या वृद्धि। आखिर चर्चा में क्यों है? जुलाई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 हफ्ते की गर्भवती बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई। क्या है मामला? मुंबई की बलात्कार पीड़ित महिला ने डॉक्टर द्वारा कानून का हवाला देते हुए गर्भपात करने से इनकार करने पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972 की धारा 5 की संवैधानिक बाध्यता को भी चुनौती दी गई। पीड़िता का तर्क था कि जब यह कानून बना था तब उस वक्त 20 हफ्ते का गर्भपात का नियम ठीक था, लेकिन वर्तमान परिवेश में 26 हफ्ते के बाद भी गर्भपात संभव है। मेडिकल बोर्ड के जांच रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में मुंबई की 24 हफ्ते की इस गर्भवती बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी। नोट: भारतीय कानून के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार 20 सप्ताह से ज़्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता। क्या है वर्तमान नियम? महाराष्ट्र के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री शांति लाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून बना। इसमें वर्ष 1975 और 2002 में संशोधन किए गए। वर्तमान नियम के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 12 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 2 डॉक्टरों की सलाह पर 12 से 20 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में मां की जान को खतरा, बच्चों को शारीरिक मानसिक जोखिम, असफल नसबंदी इत्यादि शामिल हैं। नाबालिग लड़की माँ बाप की अनुमति से गर्भपात करा सकती है। संशोधन की आवश्यकता क्यों? यौन शोषण के बढ़ते मामले, निर्णय लेने में असमर्थता एवं सामाजिक दबाव के चलते गैरकानूनी रूप से गर्भपात किए जा रहे हैं। पीड़ित महिलाएं बढ़ती बीमारियों, मानसिक एवं शारीरिक कमियों के कारण बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हैं। प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं दाई के अभाव के कारण लोग झोलाछाप डॉक्टरों से गर्भपात करवा रहे हैं। इससे जोखिम बढ़ रहा है। गर्भपात संबंधी अन्य देशों में प्रावधान: चीन एवं कनाडा में किसी भी समय किसी भी स्थिति में गर्भपात कराया जा सकता है। ब्रिटेन में विभिन्न कारणों के चलते 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की सलाह से गर्भपात कराया जा सकता है। जर्मनी में दुष्कर्म के मामले में 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। इससे अधिक समय के गर्भ का गर्भपात तभी हो सकता है जब मां या बच्चे में से किसी की जान को खतरा हो। ब्राज़ील में गर्भपात तभी कराया जा सकता है जब या तो मां की जान को खतरा हो या गर्भवती बलात्कार पीड़िता हो। मेक्सिको में 12 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात हो सकता है। आयरलैंड में पहले यह गैरकानूनी था, लेकिन वर्ष 2013 में कानून में परिवर्तन करके मां की जान को खतरा होने की स्थिति में गर्भपात की मंजूरी दी गई। जस्टिस R.M. लोढ़ा समिति आखिर चर्चा में क्यों है? जुलाई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की अधिकतर सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में व्यापक और ढांचागत बदलाव करना है। प्रमुख बिंदु: खिलाड़ियों का अपना संघ होगा। BCCI में अब एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा। बोर्ड में जहां राजनेताओं पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, वहीं अब मंत्री और अधिकारी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। BCCI में अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 70 साल की होगी। न्यायालय ने कहा कि BCCI भी RTI के दायरे में हो और इसमें सट्टेबाजी की वैधता का निर्णय संसद करे। खेल के दौरान ओवर के बीच में विज्ञापन पर BCCI ब्रॉडकास्टर खुद बात कर हल निकालेगा। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के सदस्य को BCCI की संचालन परिषद में शामिल किए जाने की सिफारिश को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। BCCI द्वारा विरोध किए जाने वाले वन स्टेट वन वोट की लोढ़ा समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। नोट: महाराष्ट्र राज्य में 3 क्रिकेट संघों के मामले में विशेष ध्यान देते हुए न्यायालय ने रोटेशन आधार पर बारी बारी से प्रत्येक संघ को वोट देने की अनुमति दी है। ऐसे ही वे सभी राज्य जहां एक से अधिक क्रिकेट संघ हैं, वे रोटेशन आधार पर ही वोट दे सकेंगे।
लोढ़ा समिति के बारे में, बीसीसीआई में पारदर्शिता लाने एवं ढांचागत सुधार किए जाने के उद्देश्य से जनवरी 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। बीसीसीआई ने इस समिति की अधिकतर सिफारिशों को अव्यावहारिक बताते हुए अदालत में अपील की थी। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के उच्च अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर तथा लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार नए सिरे से चुनाव होने तक बीसीसीआई के संचालन के लिए चर्चित व्यक्तियों के एक प्रशासनिक पैनल का गठन किया, जिसमें विनोद राय पूर्व सीएजी, रामचंद्र गुहा इतिहासकार, डायना इदुलजी पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान तथा विक्रम लिमये प्रबंध निदेशक आईडीएफसी शामिल हैं। लोढ़ा समिति की प्रमुख सिफारिशें। समिति की पहली सिफारिश में कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र के बाद बीसीसीआई या राज्य संघ का पदाधिकारी नहीं बना रह सकता या नहीं बन सकता। एक राज्य संघ का एक मत होगा और अन्य को सहयोगी सदस्य के रूप में नियमित किया जाएगा। समिति ने जहां आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को सीमित अधिकार दिए जाने का सुझाव दिया, वहीं आईपीएल और बीसीसीआई के लिए अलग अलग गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश की। बीसीसीआई को आरटीआई सूचना का अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए। बीसीसीआई पदाधिकारियों के चयन में एक मानक का निर्धारण किया जाए, जिसके अनुसार उन्हें मंत्री या सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए और वे 9 वर्ष अथवा 3 वर्ष के 3 कार्यकाल से ज़्यादा बीसीसीआई के किसी भी पद पर नहीं रह सकते। उम्र कैद पर सर्वोच्च न्यायालय का नया फैसला चर्चा में क्यों है? जुलाई 2016 में उम्र कैद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एक से अधिक मामलों में मिली उम्र कैद की सज़ा को एक साथ चलाया जाना चाहिए। प्रमुख बिंदु: मामला तमिलनाडु के मुथुरामलिंगम समेत उसके परिवार के 16 सदस्यों का है। इन सबको मुथुरामलिंगम की पत्नी और 7 रिश्तेदारों की हत्या के मामले में कुल 8 उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त सभी को हत्या के प्रयास के लिए 10-10 साल की सज़ा दी गई थी। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने सभी सजाएं अलग अलग काटने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला, AK सीकरी, SA बोबडे और R भानुमति ने उम्र कैद की सज़ा पर अहम फैसला सुनाया। पीठ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को एक ही ट्रायल में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग उम्र कैद की सज़ा दी गई हो तो उसकी सारी उम्र कैद की सज़ाएँ एक साथ चलेंगी। व्यक्ति को भिन्न भिन्न अपराध के लिए एक के बाद एक उम्र कैद नहीं भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी को 2 अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा दी गई है, जिसमें एक में निश्चित अवधि की कैद और दूसरे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो वह पहले निश्चित अवधि की कैद भुगतेगा, उसके बाद उम्र कैद काटेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के पक्ष में तर्क दिया कि उम्र कैद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को जीवन भर की कैद। ऐसे में उसे अगर अलग अलग अपराधों में दी गई उम्र कैद अलग अलग काटने को कहा जाएगा तो सारी सज़ाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, इसलिए उम्र कैद की सारी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। निष्कर्ष: जीवन एक ही होने के कारण एक के बाद एक उम्र कैद की सज़ा काटने का आदेश देना सही नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उम्र कैद की सज़ा देते वक्त न्यायाधीश पूरी उम्र जेल में रहने का आदेश दे सकता है। साथ ही यदि वह चाहे तो सज़ा की मियाद 14 वर्ष से ज़्यादा रख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी मुथुरामलिंगम और शेष 15 दोषियों को पहले 10 साल की सज़ा काटने के बाद उम्र कैद की सज़ा भोगनी होगी। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन करने जा रही है और वित्तीय सहायता राशि को 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर रही है, 1 लाख रुपए तक कर रही है। साथ ही इस योजना में बजट प्रावधान को 5 करोड़ से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। प्रमुख बिंदु: सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर पड़े व्यक्ति जैसे दिव्यांग, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडरों को पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरे क्रम में शामिल महिलाओं एवं नाबालिगों को 2 लाख रुपए मिलेंगे तथा सामान्य वयस्क बंधुआ पुरुष मजदूर 1 लाख रुपए प्राप्त करेंगे।
इस योजना के तहत यह प्रदत्त राशि एक वार्षिकी खाते में होगी जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगी, जिससे लाभार्थी को मासिक आमदनी मिलेगी। इस प्रस्तावित योजना में किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाने, जबरन वेश्यावृत्ति कराने तथा बाल श्रम को बंधुआ मजदूरी के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस योजना में संशोधन के पश्चात तुरंत कारगर क्रियान्वयन के लिए 1976 के नियमों में संशोधन किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार श्रम को प्रतिबंधित करता है। निष्कर्ष: भारत में बढ़ते अपराधों के स्वरूप को देखते हुए तथा महिलाओं एवं बच्चों व अन्य निःशक्तों पर जारी अत्याचार को रोकने के लिए यह योजना बहुत लाभप्रद होगी। एक बेहतर भविष्य के निर्माण में यह उन्हें सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद।